तो आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आज का वीडियो खास टॉपिक जो कि न्यूट्रिशन के ऊपर होने वाला है। 70 क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। और मैं अभी देख रहा हूँ लगभग पिछले 5-7 वीडियो से मैं जो कंटिन्यू करा रहा हूँ, बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनको इंटरेस्ट जो है पढ़ाई में कम रहा है, वीडियो पर रुचि कम दिखा रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा, देखिए आपका अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ये आपके लिए सही है, क्योंकि जितना एग्ज़ाम नहीं हो रहा है आपको समय मिल रहा है पढ़ने का, और कमज़ोर से कमज़ोर अच्छा बन सकते हैं। लेकिन यही एग्ज़ाम हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम ख़राब चला जाएगा तो अफ़सोस के अलावा आपके पास और कुछ नहीं रहेगा कि मेरा एग्ज़ाम ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो पढ़िए और शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो नंबर अभी तक ये 36वां नंबर का वीडियो है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोषण होता क्या है, न्यूट्रिशन क्या होता है। पोषण न्यूट्रिशन एक प्रक्रिया जिसमें हम शरीर के विकास और ऊर्जा के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। भोजन जो हम ग्रहण करते हैं उससे हमको जो शरीर को एनर्जी और विकास के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होता है जो हमें मिलता है वही न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। मानव शरीर को पोषण क्यों आवश्यक होता है भाई, अभी मैंने बताया, शरीर के वृद्धि, विकास, ऊर्जा, रोगों से लड़ने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, ठीक है। हम जो खाते हैं उसमें जैसे कोई व्यक्ति जो है कितना एक-एक थाली, एक-एक कटोरा जितना होता है लोग अपना खाता है, लेकिन खाने का ये मतलब नहीं कि जितना खाया उसके बॉडी में लग ही गया। अगर आप मान गए बहुत ज़्यादा आप खाते हैं तो उसमें से थोड़ा-सा जो है बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है ऑब्ज़र्व होकर, बाकी वेस्ट के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, समझ गए ना। तो न्यूट्रिशन शरीर के वृद्धि, मरम्मत, ऊर्जा, रोगों से लड़ने के लिए बहुत आवश्यक होता है। आगे है पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पोषक तत्व बेसिकली मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं जो बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, मिनरल्स और जल। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 याद रखिएगा, ठीक है ना। संतुलित आहार क्या होता है, तो संतुलित आहार वे आहार होता है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद होते हैं। जितने हमके बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट होता है उतना अगर मौजूद है जो शरीर के लिए पर्याप्त है, वही संतुलित आहार होता है, बैलेंस डाइट होता है, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, देखिए एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है मैक्रो। तो जो माइक्रो होता है वे पोषक तत्व जो अधिक मात्रा में चाहिए, माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है, तो सूक्ष्म मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो शरीर को जो कम मात्रा में आवश्यक होते हैं वह होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए वो होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा वृद्धि के लिए, विकास के लिए जो है ज़रूरी होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो ये मैक्रो के रूप में होता है, ये ज़्यादा चाहिए भोजन के माध्यम से। लेकिन माइक्रो का मतलब ही होता है सूक्ष्म, थोड़ा सा। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व। तो सूक्ष्म पोषक तत्व का मतलब होता है विटामिन और खनिज। ये विटामिन और खनिज आप लोग देखते होइएगा थोड़ा बहुत मिल पाता है, और वास्तव में ये भोजन में थोड़ा सा ही मौजूद होता है, कम मात्रा में आवश्यक भी होता है शरीर को। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया, ठीक है। आगे है ऊर्जा देने वाले प्रमुख पोषक तत्व कौन से हैं, यानी एनर्जी देने वाले प्रमुख न्यूट्रिएंट्स कौन सा है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये दो ऐसे पोषक तत्व है जो बॉडी को एनर्जी देता है काफ़ी ज़्यादा। कौन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। सबसे ज़्यादा देता तो वसा है लेकिन ये हानिकारक होता है बॉडी के लिए, इसलिए ज़्यादा सेवन वसा का हानिकारक होता है। वसा के बाद कार्बोहाइड्रेट का ही होता है ऊर्जा देने का काम। आगे है शरीर के मरम्मत और वृद्धि विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार होता है। तो शरीर के जो कोशिका होते हैं, जो ऊतक होते हैं, उसके क्षतिग्रस्त ऊतकों को मरम्मत करने के लिए, कोशिकाओं के वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है, ठीक है। पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो पाचन की प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है। सबसे अधिक जल की मात्रा किस अंग में होता है, तो सबसे ज़्यादा जल की मात्रा ब्रेन और मांसपेशियों में होता है, समझ गए। आगे मैं बढ़ता हूँ तो आगे क्वेश्चन है खनिज और विटामिन से रिलेटेड।
तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? सबको पता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी होता है जिसमें नाइट के समय कम दिखाई देता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? हड्डी का रोग होता है, हड्डी कमजोर भंगूर हो जाता है, ठीक है, जिसमें रिकेट्स बच्चों में होते हैं और ऑस्टियोमलेशिया बड़ों वयस्कों में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? स्कर्वी रोग होती है, ठीक है, त्वचा की रोग। आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो आयरन की कमी से खून की कमी होती है, समझ रहे बात को। आगे मैं बढ़ता हूँ तो विटामिन के का क्या कार्य है? विटामिन के का कार्य है ब्लड क्लॉटिंग का रक्त के थक्का में भूमिका निभाता है। कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है? सब लोग जानते हैं, कैल्शियम का जो सूचक होता है Ca होता है, और इसके लिए जो आवश्यक होता है हड्डी और दांतों के लिए मजबूती प्रदान करने के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। आगे है विटामिन B12 किस भोजन में पाया जाता है? सबको पता है विटामिन B12 जो होता है, जिसे हम लोग साइनोकोबालामिन जो है बोलते हैं, ये मांस, अंडा, दूध, डेयरी प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी जहाँ प्रोटीन वाला मैटर ज़्यादा आता है वहाँ पे विटामिन B12 भी ज़्यादा मिलेगा, जैसे मांस, अंडा, दूध, डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है। आगे है विटामिन ई का क्या कार्य है? तो देखिए विटामिन ई का कार्य है कोशिकाओं का ऑक्सीकरण से बचाना। विटामिन ई का काम है यह बांझपन, विटामिन ई की कमी से बांझपन भी होता है, तो विटामिन ई का काम है आपको बांझपन से भी बचाना, समझ गए, साथ में कोशिकाओं के ऑक्सीकरण से भी बचाता है, ऑक्सीडेशन से, ठीक है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। डेली एडल्ट में रिक्वायरमेंट 150 जो है आपको mcg इतना जो है होना चाहिए। आगे है फॉलिक एसिड किसके लिए उपयोग होता है? तो फॉलिक एसिड जो है आपके, मैं बता दूं, गर्भवती महिलाओं के भ्रूण के विकास के लिए काफ़ी महत्व रखता है। इसके कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। आगे है प्रोटीन के शाकाहारी स्रोत क्या है? अगर मान गए कोई व्यक्ति है जो प्रोटीन लेना तो आवश्यक है, लेकिन वो कहाँ से लेगा? वो शाकाहारी है, वेजिटेरियन है, तो उसके लिए दाल है, सोयाबीन है, मूंगफली है, चना है, यानी जितने भी दलहन वाला होता है, जो ज़्यादातर ज़मीन के नीचे से ऊपर दलहन वाला, जहाँ से दाल निकल सकता है, दाने निकल सकते हैं, तो वो सब में प्रोटीन काफ़ी जो है भरपूर मात्रा में होता है। जितने भी दाने वाले सामान होते हैं, दाना वाला, वो उसमें प्रोटीन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसे सोयाबीन, इसमें भी बीज होता है, मूंगफली में भी बीज दाना होता है, चना भी दाना ही है, दालें भी एक प्रकार से मसूर, जो भी ले लीजिए सब दाना में ही होता है। तो ये जो है आपके हो गए, ठीक है। आगे है विटामिन ए किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है? तो विटामिन ए जो होता है गाजर में, पालक में, आम में, दूध में। तो विटामिन ए जो होता है, मैं बता दूं कि आपको, जो भी गाजर हो गया, ठीक है ना, पालक, आम, दूध, इन सब में विटामिन ए होता है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है माय डियर? तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य स्रोत जो खाने में थोड़ा सा मीठापन लगता है, वो सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे चावल, गेहूं, आलू, चीनी, ये सब मीठापन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट उन सारे जगहों पर मिल जाएंगे जहाँ पे खाने में थोड़ा सा मीठापन आएगा, समझ गए। फाइबर रेशा किससे अधिक होता है, किस में अधिक होता है? तो लोग नहीं कहता है, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा कब्ज बन रहा हो, उसका बाथरूम सही से नहीं हो रहा हो, तो डॉक्टर उसको बोलते हैं फाइबर डाइट लीजिए। फाइबर डाइट का मतलब होता है रेशेदार भोजन करें, जो कब्ज को दूर करता है, रिलीज करता है, ठीक है ना। तो फल, सब्जियां, साबुत अनाज हो गया, उसके बाद हर एक साग सब्जी हो गया, ये सब रेशे होते हैं, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ तो वसा के अच्छे, फैट के अच्छे स्रोत कौन सा है? तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है, जैसे पनीर ले लीजिए, जैसे आपका क्रीम ले लीजिए, जैसे आपका जो है, मैं बता दूं, मेवे, मिष्ठान, बीज, वनस्पति तेल, आयल, ये सब वसा वाला है जहाँ से फैट बढ़ता है। प्रोटीन की आवश्यकता किससे अधिक होती है? तो बच्चों, गर्भवती महिलाओं और रोगियों में, क्योंकि इन लोगों को जो है अपना ज़्यादा वृद्धि विकास करना पड़ता है, इसलिए प्रोटीन का आवश्यकता ज़्यादा हो जाता है, समझ गए। सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलता है? अभी मैंने वो बताया ऊपर कि सबसे अधिक ऊर्जा मिलता है फैट से ही, वैसा से ही सबसे ज़्यादा एनर्जी बनता है, बट यह बॉडी के लिए नुकसान भी करता है, समझ गए। आगे है
यहाँ पे जल का कार्य शरीर में क्या है, तो जल का काम है तापमान का नियंत्रण करना, ठीक है, कोशिकाओं को जो है सुरक्षा प्रदान करना, नमी प्रदान करना, ठीक है ना, बॉडी को हरा भरा बना के रखना, ठीक है, त्वचा को स्वस्थ बना के रखना, समझ गए, बहुत सारे काम हैं। आगे है दूध में कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो सबको पता है दूध में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन डी, B12। एक बात ध्यान दीजिए, दूध में विटामिन सी कभी नहीं होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। जब विटामिन सी होगा वो तो फट ही जाएगा खटा पड़ते ही। दालों में किस पोषक तत्व की प्रधानता होती है, अभी मैंने बताया जितने भी दाने वाला अनाज होगा, दाल वाला, वो सब जो है प्रोटीन का भरपूर जो है स्रोत होता है। आगे है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, सबको पता है प्रोटीन की कमी से क्वास्कियोर और मरासमस दोनों होते हैं। मोटापा किस पोषक असंतुलन से होता है, तो अभी मैंने बताया अत्यधिक कैलोरी और फैट के सेवन से मोटापा बढ़ता है, इनके असंतुलन होने से, ठीक है। आगे मैं बढ़ूँ तो थकान और कमजोरी किस पोषक तत्व की कमी से होती है, तो थकान और कमजोरी जो होता है वह आयरन और विटामिन B12 की कमी से होता है। देखते होइएगा अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी, थकान, वीकनेस महसूस आता है तो डॉक्टर बी कम्प्लेक्स दवाइयाँ लिख देते हैं। तो बी कम्प्लेक्स बेसिकली विटामिन बी होता है, जिसमें विटामिन बी के सारे कंपोनेंट होते हैं। विटामिन B12, आयरन की गोली वगैरह लिखते हैं। आगे है हड्डियाँ कमज़ोर क्यों होती है, सबको पता है कि कैल्शियम और विटामिन डी की कमी जैसे ही होगा हड्डियाँ, दांतें सब कमज़ोर होने लगेगा, यहाँ तक कि बाल भी झड़ने लगता है। बच्चों में बौनापन किस कारण होता है, तो लंबे समय तक अगर उसको सही पोषण नहीं दीजिएगा तो उसका वृद्धि विकास नहीं होगा, क्योंकि बच्चा में बहुत ज़्यादा जो है प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, वो तेज़ी के साथ वृद्धि और विकास करता है। कब्ज कॉन्स्टिपेशन किसकी कमी से होता है, सबको पता है कॉन्स्टिपेशन फाइबर और जल की कमी से होती है, समझ गए। कॉन्स्टिपेशन जो होता है वह फाइबर और जल की कमी से होता है, ओके। आगे है स्किन ड्राई और रूखी क्यों हो जाती है, तो देखिए स्किन ड्राई और रूखी एक तो जल की कमी से हो जाता है, दूसरा जो है विटामिन ए और ई की कमी से भी जो है हो जाता है ये समस्या, समझ गए। आँखों की रोशनी कम क्यों हो सकती है, तो विटामिन ए की कमी के कारण आँखों की रोशनी जो है समय से पहले कम हो सकता है। आगे यहाँ पे है बच्चों में कमजोरी और भूख न लगना किसकी निशानी है, तो भूख न लगना, कमजोरी होना, ये सब कुपोषण का एक निशानी होता है। वृद्धों को विशेष पोषण क्यों चाहिए, अब वृद्ध व्यक्ति को विशेष पोषण क्यों चाहिए, तो विशेष पोषण इसीलिए चाहिए क्योंकि उनका पाचन धीमा हो जाता है और रोग प्रतिरोधकता कम हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, इसलिए उच्च पोषण की आवश्यकता पड़ती है। आगे है पौष्टिक आहार किसे कहते हैं, तो ऐसा आहार जो शरीर के सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, मतलब वैसा आहार, पौष्टिक आहार मतलब वैसा आहार जो हमारे शरीर के सभी नीड्स को पूरा कर पाए, ठीक है, वो पौष्टिक आहार यानी संतुलित आहार होता है। उपवास के दौरान कौन से पेय फायदेमंद होता है, यानी अगर आप फास्टिंग में हैं तो आपको तरल तो ज़रूर लेना ही चाहिए, और वो तरल नींबू पानी काफ़ी मस्त होता है, नारियल पानी, छाछ, ये सब फास्टिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है बॉडी के लिए। आगे है अधिक तले भुने खाद्य पदार्थ से क्या हानियाँ होती है, तो अधिक तले भुने खाद्य पदार्थ से मोटापा, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग ये सब होता है। यही कारण है कि आजकल जो लोग ज़्यादातर फास्ट फूड खाते हैं, ज़्यादातर बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन वगैरह वगैरह बहुत सारे चीज़ है फास्ट फूड में। तो सबसे पहले देखते होइएगा आजकल व्यक्ति चाहे वो लड़का हो या लड़की मोटापा का बहुत ज़्यादा शिकार होते जा रहा है, और मोटापा के शिकार जो है, एक मोटापा आपको अनेकों रोग दे सकता है। जैसे आप थकान महसूस बार बार करेंगे, ठीक है, वीकनेस, ज़्यादा मोटा लोग ज़्यादा मतलब फुर्ती नहीं होता है, वह ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इनएक्टिव हो जाएगा काम करने में। तो मोटापा उच्च रक्तचाप को बढ़ाता है, हृदय रोग को देता है, इसलिए तने भुने पदार्थों से दूर रहें तो ही बेहतर है। आगे है अधिक चीनी के सेवन से क्या प्रभाव पड़ता है, मान के अधिक आप चीनी लेंगे मीन्स कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो आपको डायबिटीज़ का खतरा, मोटापा तो होगा ही, दांतों का समस्या होने लगेगा, कैविटी लगने लगेगा, समझ गए। बच्चों को स्कूल में क्या आहार देना चाहिए, तो चूँकि बच्चा भाई प्रोटीन की आवश्यकता तो ज़्यादा होगा, ये तो पता ही है। फल, दूध और साबुत अनाज युक्त आहार दे, क्योंकि इस समय बच्चा का वृद्धि और विकास का काफ़ी तेज़ी से काम होता है।
गर्भवती महिला को कौन से पोषक तत्व अधिक चाहिए? तो देखिए गर्भवती महिला को आपको पता है एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, प्रोटीन ये सब महत्वपूर्ण चीज़ है चाहिए। चूँकि गर्भवती महिला को अपना तो रहता ही है, साथ में उसको बच्चों को भी देखना रहता है, तो उसके लिए जो है डिमांड बढ़ जाता है गर्भवती के टाइम में, समझ गए? आगे मैं बढ़ूँ यहाँ पे तो पौधे से प्राप्त वसा को क्या कहते हैं? यानी पौधे से प्राप्त वसा को क्या बोलते हैं? तो पौधे से प्राप्त वसा को हम लोग जो है वनस्पति वसा बोलते हैं, ठीक है? अधिक नमक के सेवन से कौन-सी समस्या हो सकती है? तो अधिक नमक की सेवन से उच्च रक्तचाप की समस्या जो है हो सकता है, ठीक है? आगे है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या खाएँ? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हरा साग-सब्जी खाइए, फल लीजिए, विटामिन सी वाला जो है आप विटामिन सी के लिए जो भी आपका इसका सोर्स हो, आंवला हो, नींबू हो, इसके बाद जो है कुछ है संतरा हो, ये विटामिन सी वाला लीजिए, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है? आगे मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु 0 से 6 माह के लिए प्रमुख पोषण स्रोत क्या है? देखिए 0 से 6 महीने की उम्र तक सब लोग जानते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ का दूध, माँ के स्तनपान ही सबसे शुद्ध और सबसे बेस्ट आहार होता है 6 महीना तक के बच्चे का। तो 6 महीना तक के बच्चे में कोई चेंजेज़ नहीं होता है। जब आगे बढ़ते हैं तो शिशु प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? यानी 1 साल तक के बच्चे को, 2 साल, 3 साल तक के बच्चे को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो यह होता है 550 से लेकर 650 किलो कैलोरी पर डे। अगर यही आपको 10 से 12 साल का पूछेगा तो आप 1000 जो है 800 से 1000 किलो कैलोरी ज़रूरी होता है। लेकिन शिशु के रूप में 550 से 650 किलो कैलोरी पर डे। आगे है बचपन यानी 1 से 3 वर्ष में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? तो 1 से 3 वर्ष में जो है 13 ग्राम प्रतिदिन जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आगे है 1 से 3 साल के बच्चों को आयरन की आवश्यकता कितनी होती है प्रतिदिन? तो आयरन की आवश्यकता 9 से 11 mg प्रति डे, मिलीग्राम प्रति डे आयरन की आवश्यकता होती है। आगे है मैं बात करूँ किशोरों के आयरन की आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है? तो एडोलसेंट में आयरन की आवश्यकता बढ़ने का मेन रीज़न होता है कि इस समय मासिक धर्म के कारण रक्त की हानि होती है और रक्त की हानि को पूर्ति करने के लिए आयरन की ज़रूरी होती है। इसलिए इस समय किशोरावस्था में, किशोरियों में, लड़कियों में जो है आपको आयरन की गोलियां की आवश्यकता बढ़ जाती है। आगे है 14 से 18 वर्ष की लड़कियों के लिए आयरन की आवश्यकता कितनी है? तो 15 mg प्रति डे, तो कोई ज़्यादा नहीं है। आप ऊपर देखे हैं तो 1 से 3 में था तो 11 था ना, 1 से 3 में था तो 9 से 11 mg प्रतिदिन, और यहाँ पे 14 से 18 वर्ष है तो कितना कोई खास ज़्यादा है नहीं, 15 mg। यानी सीधा कह सकते हैं 1 से 3 वर्ष में 10 mg और बाकी किशोरावस्था में 14 से 18 वर्ष में 15 mg प्रति डे, समझ गए? किशोरों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता क्या है? तो किशोरों के लिए 1 से 1.0 से 1.2 ग्राम प्रति किलोग्राम बॉडी वेट, यानी प्रति किलोग्राम इतना, समझ गए? अगर 60 किलोग्राम का है तो उसे 60 किलोग्राम या 62 किलोग्राम प्रतिदिन चाहिए प्रोटीन, समझ गए? आगे है गर्भ अवस्था के दौरान अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो प्रेगनेंसी के टाइम जहाँ पे 350 से 400 की अतिरिक्त आवश्यकता होती है, वहीं पे 500, 550 से लेकर 650 की आवश्यकता जो है आपको यह लैक्टेशनल में स्तनपान के दौरान हो जाता है। गर्भवती महिला को आयरन कितना लेना चाहिए? तो 27 mg प्रति डे, लगभग मैं बात करूँ 25 से 27 जो है यह गर्भवती महिला को, और वहीं पे मैं बात करूँ लैक्टेशनल महिला को तो यह जो है 30 से 35 mg प्रति डे हो जाता है। आगे है फॉलिक एसिड की आवश्यकता गर्भावस्था में क्यों होती है? तो भ्रूण के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाने के लिए ज़रूरी होती है। आगे है यहाँ पे गर्भवती महिला के लिए फॉलिक एसिड की डोज क्या है? तो गर्भवती महिला के लिए फॉलिक एसिड की डोज 400 से 600 mcg प्रति डे होता है। गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम कितना लेना चाहिए? तो गर्भवती महिला को कैल्शियम लगभग
1000 से 1200 mg प्रति डे मिलीग्राम प्रति डे लेनी चाहिए। ठीक है, आगे है स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कितनी अतिरिक्त कैलोरी चाहिए, तो 500 से 600 किलो कैलोरी प्रति डे, जो कि ऊपर मैंने बताया कि गर्भवती को 300 से लेकर 450-500, तो एक्चुअल में स्तनपान को ज़्यादा चाहिए। दूध उत्पादन के लिए कौन से पोषक तत्व विशेष जरूरी है, तो प्रोटीन, जल, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए और डी, यह दूध उत्पादन के लिए जरूरी है। आगे है ओल्ड एज में है तो वृद्धों को कैल्शियम की आवश्यकता कम क्यों होती है, तो उनकी मेटाबॉलिक दर और गतिविधि कम हो जाती है, इसलिए वृद्ध व्यक्तियों को कैलोरी की आवश्यकता कम हो जाती है। वृद्धों के लिए कैल्शियम की आवश्यकता, तो वृद्ध व्यक्ति के लिए कैल्शियम की डिमांड जो है बढ़ जाती है, 1200 से 1500 mg प्रति डे होता है, क्योंकि हड्डी कमज़ोर हो जाता है, तो इससे रोकने के लिए। आगे यहाँ पे है विटामिन B12 कमी वृद्धि में अधिक क्यों होती है, तो विटामिन B12 की कमी वृद्धियों में यानी बुजुर्ग व्यक्तियों में अधिक इसलिए होता है क्योंकि बढ़ती उम्र में एब्जॉर्प्शन कम हो जाते हैं, अवशोषण कम हो जाते हैं। आगे है सर्जरी के बाद प्रोटीन की आवश्यकता क्यों बढ़ जाते हैं, तो ऊतकों की मरम्मत और घाव भरने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। आगे है बुखार या संक्रमण में शरीर को अधिक कैलोरी क्यों चाहिए, तो प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय रखने और तापमान नियंत्रण करने के लिए बुखार या संक्रमण में भी शरीर को अधिक कैलोरी चाहिए। आगे है एनीमिया में कौन सा पोषक तत्व दिए जाते हैं, अगर किसी को रक्ताल्पता हो जाए, एनीमिया हो जाए, तो उसे आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की पोषक तत्व की खुराक दी जाती हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे आपको 70 क्वेश्चन न्यूट्रिशनल से रिलेटेड मैंने बताया, जहाँ पे बेसिक चीज़ें आपको जानकारी हुआ होगा और आप लोग जो है इससे ज़रूर समझे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।